7 साल बीत चुके थे। वो सारे छोटे हाउंड्स अब जवान हो गए थे। आज उनके सामने था एक खतरनाक मॉन्स्टर, भालू जैसी काया, सिर पर सींग। उसने दहाड़ मारी और उनकी ओर झपटा। हर हाउंड अपनी तलवार लेकर सामने आया। किनारे खड़े थे शैडो हाउंड, स्टैफर्डशायर बास्करविल का सख्त ट्रेनर। उसने चिल्लाकर कहा, वाइटल पॉइंट्स पे हमला मत करो, पहले इसकी टांगों पर वार करो, धीमा करो इसे। ट्रिपलेट्स ने एक साथ हमला किया। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। मॉन्स्टर थकने लगा। स्टाफर मुस्कुराया। इनकी डार्क क्रिम्सन ऑरा बिल्कुल बास्करविल के लायक है। जैसे ही मॉन्स्टर कमजोर पड़ा, बाकी सभी हाउंड्स उस पर टूट पड़े। कई वारों के बाद मॉन्स्टर गिर पड़ा। स्टाफर ने जोर से कहा, शाबाश, अब तुम सब लो रैंक सॉर्ड एक्सपर्ट्स बन चुके हो और बास्करविल की फर्स्ट सॉर्ड टेक्निक भी मास्टर कर चुके हो। पर उसकी आंखों में अभी भी एक सख्त चेतावनी थी। पर ध्यान रखना, ये मॉन्स्टर एक केज में था। असल मौत तो लरूज की लेनवार माउंटेन पर है। वहां का वाइल्ड ऑक्स बेयर तुम्हें बख्शेगा नहीं। या तो अपने ब्लड लाइन की ताकत से बचोगे या एक्सपीरियंस से, पर एक गलती मौत बन सकती है। 7 साल की कठिन और बेरहम ट्रेनिंग के बाद आखिरकार इंस्ट्रक्टर ने अपने शब्दों में उस घड़ी का ऐलान किया, आज से तुम सब ग्रेजुएट हो। उनकी आवाज में सख्ती थी, मगर कहीं अंदर एक हल्की सी नरमी भी छुपी हुई थी। वो सब नौजवान हाउंड्स जो अब तक ट्रेनिंग ग्राउंड्स की मिट्टी में लथपथ होते रहे थे, आज पहली बार एक दूसरे के सामने सिर उठाकर मुस्कुरा रहे थे। इंस्ट्रक्टर ने उनकी तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम सबकी जिंदगी यहाँ से असली मायनों में शुरू होती है। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। फिर जैसे हवा में एक हलचल सी फैल गई। ट्रेनिंग खत्म होते ही युवा हाउंड्स आपस में बातचीत करने लगे। धीरे धीरे दबे स्वर तेज होते चले गए। दो हाउंड्स एक किनारे बैठकर अपने पसंदीदा नाइट ऑर्डर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। पहला हाउंड बोला, मुझे तो वुल्फ हाउंड ऑर्डर ज्यादा पसंद है, उनका सिस्टम ही अलग है। दूसरा हाउंड हंसते हुए बोला, मैं तो डोबरमैन, पिटबुल और रॉटवाइलर, इन तीनों में से किसी एक में जाना चाहूंगा। असली लड़ाई वही होती है। बास्करविल क्लैन में कुल 7 नाइट ऑर्डर्स थे, हर एक का मकसद अलग। कहीं निगरानी रखनी होती थी, कहीं खोज करनी होती थी, कहीं हत्या का काम सौंपा जाता था और कहीं खुलेआम जंग लड़नी पड़ती थी। तभी पहला हाउंड अचानक रुक गया। उसकी निगाह मैदान के उस कोने पर टिक गई जहां एक विशाल मरा हुआ ऑक्स बेयर पड़ा था और उस पर एक नौजवान अकेला बैठा था। पहला हाउंड फुसफुसाया, वैसे तुम्हें क्या लगता है वो कमीना कहाँ जाएगा? दूसरा हाउंड चौंक कर बोला, कौन? पहला मुस्कुराया, वो जो मरे हुए ऑक्स बेयर के ऊपर बैठा है, विकोर। नाम सुनते ही दूसरे हाउंड का चेहरा गंभीर हो गया। वो भी जानता था विकोर कोई साधारण लड़ाका नहीं था। तुम्हें पता है, पहले ने आगे कहा, उसने हमसे कहीं बड़े ऑक्स बेयर को भी अकेले ढेर कर दिया था और वो तीसरे बास्केविल टेक्निक के लेवल तक पहुंच चुका है, मतलब शैडो हाउंड्स का स्तर। उनकी बातचीत दूर बैठे वाइकर तक नहीं पहुंच रही थी। विकोर चुपचाप मरे हुए ऑक्स बेयर की पीठ पर बैठा था, अपनी तलवार की मूठ को हल्के हल्के सहलाता हुआ। उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी थी। सालों की मेहनत के बावजूद वो जानता था उसकी प्रगति वैसी नहीं हुई थी जैसी वो चाहता था। हाँ, उसकी तलवारबाजी में जबरदस्त सुधार हुआ था, लेकिन वो जानता था बहुत धीरे बढ़ रहा था। इस वक्त उसका स्तर था ग्रेजुएट इंटरमीडिएट रैंक, 5वीं बास्करविल टेक्निक में, मगर इस सफर ने उसे थका दिया था। अचानक बिना आहट के एक ठंडी सी आवाज उसके पीछे से आई, मास्टर विकर। विकर ने सिर घुमाया। वहां खड़ा था हेड बटलर बारामोरे। उसकी पोशाक एकदम करीने से थी, उसकी आंखों में वही नपी तुली विनम्रता। बारामोरे ने झुककर कहा, पैट्रियार्क आपको बुला रहे हैं, आपका असाइनमेंट तय कर दिया गया है। विकोर ने गहरी सांस ली। चेहरे पर एक हल्की मगर गंभीर सी छाया छा गई। धीरे से सिर हिलाते हुए उसने जवाब दिया, ठीक है। विकोर भारी कदमों से पैट्रियार्क के ऑफिस की तरफ बढ़ा। जब वो भीतर दाखिल हुआ, ह्यूगो बास्करविल की गरजती हुई मौजूदगी ने पूरा कमरा भर रखा था। विकोर ने विनम्रता से सिर झुकाया, पित्र, लेकिन ह्यूगो ने बस एक गहरी असंतुष्ट सी गुर्राहट से उसका अभिवादन किया। विकर की नजर ह्यूगो के चेहरे पर गई। उसकी नाक के पास एक हल्का कट था। विकर ने बिना झिझके पूछा, ये जख्म कैसे लगा? ह्यूगो ने भारी आवाज में जवाब, लेनवार माउंटेन में बर्बरियों को कुचलने गया था। एक आर्चर तेज निकला। विकोर ने सिर झुकाया, फिर पूछा, पकड़ा उसे? ह्यूगो की आंखों में हल्की सी चमक आई, नहीं, लेकिन उसे भी वैसा ही निशान दे आया हूँ। कमरे में कुछ देर खामोशी छा गई। फिर ह्यूगो ने बिना किसी नाटक के कहा, बधाई हो विकोर, तुमने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। लेकिन उसके लहजे में बधाई से ज्यादा चेतावनी थी। उसने धीरे से जोड़ा, अब असली लड़ाई शुरू होगी। विकोर के दिल की धड़कन हल्की सी तेज हुई। उसे आभास था अब असाइनमेंट की बात होने वाली है। चुपचाप वो खड़ा रहा और अतीत के धुंधलके में खो गया। रिग्रेशन से पहले विकोर एक जूनियर नाइट था, पिटबुल ऑर्डर का हिस्सा। उसे सीधे भेज दिया गया था लेनवार माउंटेन की रक्त रंजित घाटियों में। कोई पूछताछ नहीं, कोई तैयारी नहीं, बस जाओ, लड़ो और मरो। बास्करविल क्लैन में यही रिवाज था। जो बच्चे एक्सपेंडेबल माने जाते थे, उन्हें 15 साल की उम्र के बाद सीधे लड़ाई में झोंक दिया जाता था, जबकि इलीट बच्चों को राजनीति और प्रशासन की शिक्षा दी जाती थी। एक्सपेंडेबल्स दिन रात मौत से जूझते थे और जिंदा बचे कुछ गिने चुने लड़ाके आगे चलकर इलीट का पर्सनल गार्ड बनते थे, जबकि इलीट सत्ता और ताकत के खेल में परिपक्व होते थे। वाइकर जानता था 5वीं बास्करविल टेक्निक बनाई ही गई थी ताकि इलीट लोग बैटलफील्ड का अनुभव जल्दी पा सकें। लेकिन रिग्रेशन से पहले विकोर कभी चौथी टेक्निक से आगे नहीं बढ़ पाया था। उसके सामने कोई मौका नहीं
नहीं था। इलेजिटिमेट होने के कारण ह्यूगो ने कभी उसे एलीट का रास्ता नहीं दिया। सोचते सोचते विकर की विचारों की डोर अचानक टूटी। ह्यूगो ने सीधा पूछा, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट आजमाना चाहोगे? विकर कुछ पल तक ह्यूगो का चेहरा पढ़ता रहा। वो पूरी तरह नहीं समझ पाया कि ह्यूगो का इरादा क्या है, लेकिन एक बात तय थी, अब उसके सामने जो रास्ता खुलेगा वो या तो उसे उठा देगा या हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ह्यूगो के सामने बैठे वाइसर के चेहरे पर हल्की सी उलझन थी। ह्यूगो ने बात साफ करते हुए समझाया, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ये बास्करविल क्लैन के रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करता है। लेजिस्लेचर, लॉ एनफोर्समेंट, बिजनेस को इनवाइट करना और पूरे रीजन की देखभाल करना, छोटे से बड़े हर मामले की जिम्मेदारी इन पर है। वाइसर चुपचाप सुनता रहा, पर वो उस वक्त थोड़ा चौंका जब ह्यूगो ने बताया कि उसे एक नाजायज संतान को एलीट कोर्स के लिए चुना गया है। ह्यूगो ने आगे मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी उपलब्धियां उन बच्चों से कहीं ज्यादा बड़ी हैं जिन्हें लोग 10 साल की उम्र से ही जीनियस कहने लगे थे, इसलिए मैं तुम्हें भी वैसा ही ट्रीट करूंगा। फिर ह्यूगो ने वाइसर के सामने प्रस्ताव रखा, अंडरडॉग सिटी में डेप्यूटी कौंसल का पद खाली है। कौंसल और डेप्यूटी कौंसल दोनों पद फिलहाल रिक्त हैं। तुम्हें मौका देना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? वाइसर ने कुछ पल सोचा। ह्यूगो की आंखों में विश्वास चमक रहा था। वाइसर ने ठान लिया, हाँ मैं ये जिम्मेदारी लूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वाइसर ने एक बात उठाई, सर मुझे मूर क्लैन और रूबी माइंस वाली घटना पर बात करनी है। ह्यूगो के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। मुस्कुराकर बोले, तुमने एडोल्फ मूर के साथ जो किया मुझे सब पता है। वाइसर ने सिर झुकाकर पुष्टि की और फिर एक और अजीब सा निवेदन कर डाला, क्या मैं अपनी रिवॉर्ड एक बार के लिए उधार ले सकता हूँ? पूरा हॉल एक पल को जैसे थम गया। हेड बटलर के चेहरे पर गहरी हैरानी थी। शायद वो समझ चुका था कि वाइसर क्या मांगने वाला है, लेकिन ह्यूगो ने बिना जरा भी हिचकिचाहट के कागज पर मोहर लगा दी। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, ह्यूगो ने शांत स्वर में कहा। मुझे यकीन है तुम कोई मूर्खता नहीं करोगे। वाइसर ने नजरें झुका ली, मन ही मन वादा करते हुए, मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। लेकिन चलते वक्त वाइसर के दिल में एक अजीब सी कसक थी। कभी जिसकी नजरों में वो बस एक बोझ था, आज वही उसे सन कह रहा था। पिछले जन्म में ऐसा सोचना भी नामुमकिन था। वाइसर और हेड बटलर साथ साथ महल की लंबी गूंजती हुई गलियारों से गुजरे। रास्ते में हेड बटलर ने गंभीर स्वर में कहा, पेट्रियार्क ने तुम्हें कौंसल बनाने का निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि वो तुम्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। इसे डिसिप्लिन्स ऑफ किंगशिप कहा जाता है। वाइसर चुप रहा। उसे अच्छे से पता था कि नई पदवी मिलना ही सब कुछ नहीं होता, सफलता की कोई गारंटी नहीं होती, उसे खुद को साबित करना होगा। मन ही मन सोचा, ये एक मौका है अपने कौशल को सुरक्षित माहौल में निखारने का। लेकिन उस नर्म सोच के नीचे एक और याद दबी हुई थी, अपने पिछले जन्म की सबसे भयावह याद, गिलोटीन के नीचे अपना सिर गिरते हुए देखना। वाइसर की आंखों में अचानक एक ठंडी चमक आ गई। ह्यूगो ला बास्करविल, एक दिन तुम्हें भी वही दर्द महसूस कराऊंगा। बास्करविल टेरिटरी के अंडरडॉग सिटी में एक बड़ी सी विला के अंदर एक गंजा आदमी 2 कर्मचारियों को आदेश दे रहा था, कल तक हर कोना चमकना चाहिए। नया डेप्यूटी कौंसल आ रहा है, कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं होगी। यस सर, दोनों कर्मचारियों ने एक साथ सिर झुका दिया। काम करते करते उनमें से एक कर्मचारी ने उत्सुकता से पूछा, सोच रहा हूँ नया डिप्टी कंसल कैसा होगा, कोई बिजनेस में माहिर इंसान हो तो अच्छा रहेगा। दूसरे कर्मचारी ने हंसते हुए जवाब दिया, भाई सुना है बस 15 साल का बच्चा है। उनकी बातें चल ही रही थी कि तभी दूर से एक छोटा लड़का विल्ला की ओर बढ़ता दिखाई दिया। दूसरे कर्मचारी ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए, हाथ से लड़के के कंधे को पकड़ा और सख्ती से बोला, यहाँ ऐसे ही कोई नहीं घुस सकता। किसका बच्चा है तू? लड़के ने सिर उठाकर उसे घूरा। उसकी आंखों में क्रोध था। फिर बेहद ठंडे स्वर में कहा, हाथ हटाओ। वो लड़का कोई और नहीं, स्वयं वाइसर था। वाइसर ने जेब से एक कागज निकाला और कर्मचारियों के सामने फेंक दिया। दोनों कर्मचारियों ने कागज को पढ़ा। उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। डिप्टी कंसल, तुम लोग बस आदेश मानो। वाइसर ने ठंडे स्वर में कहा, शानदार पार्टी का इंतजाम करो, खाना शराब सब चाहिए। कर्मचारियों के मन में ढेर सारे सवाल थे। ये बच्चा एक दिन पहले क्यों आ गया? पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। विला के अंदर जल्द ही रौनक फैल गई। भोजन, शराब, हर तरफ अमीरी की चमक थी। अंडरडॉग सिटी के कई प्रतिष्ठित नोबल वहां जमा हो चुके थे। हंसी मजाक, बातचीत और संगीत का माहौल बन चुका था। इसी बीच दूर एक दफ्तर के अंदर शुआ बास्करविल, जो अंडरडॉग सिटी का जनरल सेक्रेटरी था, बेचैनी से ऑफिस में चक्कर काट रहा था। उसका चेहरा तनाव से तना हुआ था। कोई तो था जो इस अचानक हुए बदलाव से नाखुश था। खिड़की के उस पार झांकते ही छुआ की आंखें फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। नया डेप्यूटी सेल, एक नौजवान जो अभी हाल ही में काम पर रखा गया था, ऑफिस में ही पार्टी कर रहा था। हंसी, शराब और शोरगुल चारों तरफ फैला था। छुआ पहले ही तनाव में था क्योंकि उसके जितने भी पूर्वज यहाँ काम करते आए थे, सबके सब रिश्वत लेते पकड़े गए थे और बर्खास्त कर दिए गए थे। और अब ये नया लड़का काम की जगह को मजाक बना रहा था। गुस्से से छुआ की मुट्ठियां भींच गईं। कैसे इतनी हिम्मत कर सकता है ये? उसके मन में उबाल उठने लगा। वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक ठंडी
गहरी आवाज आई, क्या आप जनरल सेक्रेटरी हैं? छुआ का दिल जोर से धड़क उठा। वो लगभग उछल पड़ा। पलट कर देखा तो एक अजनबी गंभीर नजरों से उसे देख रहा था। वो आदमी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, मेरा नाम है वाइसर वैन बास्करविल, नया डेप्यूटी काउंसिल। छुआ ने हड़बड़ाते हुए खुद को संभाला। छुआ, उसने धीरे से जवाब दिया। वाइसर ने एक पल के लिए उसका नाम दोहराया। छुआ फिर रुका। मिडिल नेम नहीं है? छुआ का चेहरा सख्त हो गया। उसका दिल अंदर से डूबने लगा। फिर वही बात, फिर वही भेदभाव। उसे अच्छी तरह पता था मिडिल नेम का ना होना इस परिवार से खून का रिश्ता ना होने का सबूत था। वो बस एक कर्मचारी था, कोई ब्लड मेंबर नहीं। अब तक उसने अनगिनत बार अपमान झेला था। हर डेप्यूटी काउंसिल उसे नीची नजरों से देखता था। उसे घृणा होती थी खुद से भी और इस सिस्टम से भी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। वाइसर ने बिना हिचक छुआ के कंधे पर हाथ रखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है। छुआ ठिठक गया। वो कुछ समझ ही नहीं पाया, बस खाली नजरों से उसे देखता रह गया। वाइसर आगे बोला, मैं यहाँ आते हुए तुम्हारी पर्सनल फाइल देख चुका हूँ, पता है तुम अंडरडॉग के हो। छुआ धीरे से सिर हिलाया। हाँ, यहीं पैदा हुआ, यहीं पला बढ़ा। वाइसर ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे जैसे लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए तुम्हारे काम में दखल देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। छुआ का मन उलझा रहा। ये कौन सी नई टाइप की हरासमेंट है, वो मन में सोचने लगा। खुद पार्टी रखवा कर अब यहाँ क्या ढोंग कर रहा है। लेकिन वाइसर चुप नहीं हुआ। वो गंभीरता से आगे बोला, देखो पर्सनल लॉ सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जुडिशियल सिस्टम वहाँ बहुत गड़बड़ है। छुआ थोड़ा चौंका। वाइसर बोलता रहा, अंडरडॉग में इलीगल बिजनेसेस फल फूल रहे हैं और नतीजा ये कि अंडरग्राउंड लोग कानून से ऊपर हो गए हैं। सिर्फ उनके बिजनेस बंद कर देने से बात नहीं बनेगी। जो सिर हैं, जो असली गुनहगार हैं, उन्हें काटना होगा। छुआ उसे ध्यान से सुन रहा था। वाइसर ने आगे कहा, मेरी ड्यूटी है कानून बनाना और उसे लागू करना। मैं पुराने कानूनों का सम्मान करता हूँ, लेकिन एक नया कानून जोड़ूंगा। छुआ की आंखें फैल गईं। नया कानून? उसने चौंक कर कहा। वाइसर ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, और मैं वादा करता हूँ एक हफ्ते के अंदर अंडरग्राउंड इकोनॉमी को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। छुआ का दिमाग सुन्न पड़ गया। पर इसके लिए कॉस्ट क्यों चाहिए? वो मन ही मन बुदबुदाया। वाइसर ने मुस्कुराते हुए समझाया, मैं अभी नया डेप्टी काउंसिल हूँ, लोगों को यकीन दिलाने के लिए एक परफॉर्मेंस चाहिए। वो अचानक खिड़की की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई थी। वो फुसफुसाया, सीधे कहूँ तो मैं मक्खियों के लिए गंदगी बिछाऊंगा। छुआ के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर ये किस बला की तैयारी कर रहा है? अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ वाइसर डाउनटाउन अंडरडॉग के डॉर्स स्माइल स्ट्रीट पहुंच चुका था। वहां पहले से भारी भीड़ जमा थी। लोग आपस में बातें कर रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे। वाइसर मंच पर खड़ा था, हाथ में एक चमचमाती हुई स्टेक पकड़े हुए। छुआ और उसके साथी किनारे खड़े ये तमाशा देख रहे थे। ये डेप्यूटी काउंसिल क्या करने वाला है? एक ने फुसफुसा कर पूछा। देखो तो सही, कितनी भीड़ इकट्ठा हो गई है। दूसरे ने जोड़ा, सुना है ये तो सुबह से ही यहाँ खड़ा है। और तभी वाइसर ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज गूंज उठी, मैं हूँ वाइसर वैन बास्करविल, नया डेप्यूटी काउंसिल। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। लोग हैरानी से उसे घूरने लगे। इतना नौजवान डेप्यूटी काउंसिल, कितना क्यूट है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में क्या कर लेगा? भीड़ के बीच से तरह तरह की फुसफुसाहटें उठने लगी, लेकिन वाइसर के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर रही थी, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। भीड़ के कोलाहल को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए वाइकोर आगे बढ़ा। उसकी आवाज में गूंजती हुई शांति थी, मुझे यकीन है आप सबने ये नोटिस देख लिया होगा। भीड़ में हलचल थमने लगी। सबकी निगाहें वाइकोर पर टिक गई। वो आगे बोला, चाहे सिल बदला हो, बास्करविल परिवार के कानून पहले जैसे सख्त थे और हमेशा रहेंगे। लेकिन भीड़ के चेहरों पर साफ झलक रहा था विश्वास की कमी। चारों तरफ फुसफुसाहटें उठने लगी। इतनी छोटी उम्र में ये कैसे निभाएगा? ऊपर वाले तो पहले ही सड़ चुके हैं, ये भी जल्दी उनके जैसा बन जाएगा। चिवावा जो वाइकर के साथ खड़ा था अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने गुस्से में भीड़ की तरफ चिल्लाते हुए कहा, ये नए डेप्यूटी काउंसिल हैं, सम्मान दिखाओ। एक पल को सन्नाटा छा गया, लेकिन भीतर ही भीतर कई निगाहें अब भी शक से भरी हुई थी। कई लोग तो ये सोचने लगे थे, चिहुआ हुआ ही डिप्टी काउंसिल होता तो बेहतर होता। अचानक विकोर ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी भीड़ को हिलाकर रख दिया। विकोर ने पास पड़ा एक भारी स्टेक उठाया। भीड़ हक्का बक्का उसे देखती रही। वाइकोर ने स्टेक को उठाया और पूरी ताकत से जमीन में गाड़ दिया। धड़ाक, धरती तक कांप उठी, धूल उड़ी, हवा में सन्नाटा फैल गया। हर कोई अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था विकोर की कच्ची उम्र के पीछे छुपी इतनी भयंकर ताकत। लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब विकोर ने ठंडी आवाज में ऐलान किया, आज से एक खास कानून लागू होगा। भीड़ में खलबली मच गई। विकोर ने ऐलान किया, जिस किसी ने इस स्टेक को जमीन से निकाला उसे मिलेंगे 100 मिलियन गोल्ड। पूरा मैदान जैसे एक साथ चिल्लाया, 100 मिलियन? हर चेहरा हैरानी से विकोर और स्टेक को घूरने लगा। सांसें थमी हुई थी, सोचे तेजी से दौड़ रही थी, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। सब अपनी जगह जमे खड़े रहे, शक, डर और लालच के बीच झूलते हुए। विकोर ने एक बार फिर भीड़ की तरफ देखा और आवाज बुलंद की, क्या कोई नहीं है जो 100 मिलियन गोल्ड कमाना चाहता है? कोई हिला तक नहीं। भीड़ में डर और अनिश्चितता का माहौल गहरा गया। विकोर की आंखों में एक हल्की मुस्कान तैर गई। उसने फिर से ऐलान किया, विकोर स्पेशल लॉ पैराग्राफ 1 आर्टिकल 2, अब जो भी इस स्टेक को निकालेगा उसे मिलेंगे 1 बिलियन गोल्ड। पूरा मैदान एक बार फिर दहल उठा। 1 बिलियन गोल्ड! कुछ लोग अविश्वास में हंसने लगे। तभी भीड़ में से एक मोटा बूढ़ा आदमी गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? कौन इतनी बेवकूफी करेगा? उसकी आवाज के साथ कई लोग सहमति में सर हिलाने लगे, लेकिन कोई कोई
फुसफुसाते हुए कह रहा था, पर 1 बिलियन गोल्ड कोई छोटी रकम नहीं होती। पीछे खड़ा जनरल सेक्रेटरी चिवावा बुरी तरह से असहज महसूस कर रहा था, लेकिन विकोर अब भी शांत था। ना किसी हंसी का जवाब दिया, ना किसी ताने का। वो बस फिर से बोला, क्या वाकई कोई नहीं है? जब कोई सामने नहीं आया, विकोर ने तीसरी बार भीड़ को झटका दिया। उसकी आवाज जमीन की तरह कठोर थी। विकोर, स्पेशल लॉ, नई धारा लागू होती है। अब स्टेक को निकालने वाले को मिलेगा 10 बिलियन गोल्ड। भीड़ एकदम से जड़ हो गई, सांसें अटक गई। कुछ के चेहरों पर लालच चमकने लगा तो कुछ पीछे हटने लगा। फुसफुसाहटें गूंजने लगी, शायद ये कोई जाल है। देखो उसकी तलवार, ये मामूली खेल नहीं है। अगर लोभ दिखा तो शायद जान से हाथ धो बैठे। विकोर वहां खड़ा बस शांत आंखों से सबको देखता रहा। भीड़ में कोई हिम्मत नहीं कर पाया सामने आने की। और जब विकोर फिर बोलने ही वाला था, चिहुआ हुआ एक बार फिर से आगे बढ़ा। उसने धीरे से वायसर के कान में फुसफुसाया, सिटी में इतना पैसा ही नहीं है जो आपके ऑफर को पूरा कर सके। लेकिन तभी भीड़ के बीच से अचानक एक नन्हा सा हाथ ऊपर उठा। सबकी निगाहें उस छोटे से हाथ पर टिक गई। हाथ में फूलों की एक टोकरी थी। वो एक छोटी सी लड़की थी, मासूम सी, कमजोर सी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही जिद चमक रही थी। सहमते हुए वो बोली, क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। एक नन्ही बच्ची, और वो भी इस स्टेक को खींचने की बात कर रही थी। एक बुजुर्ग ने उसे पहचान लिया। वो थी जूडी, फूल बेचने वाली लड़की। हड़बड़ाते हुए वो आगे बढ़े, उसे रोकने की कोशिश की। रुको बच्ची, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन जूडी ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, माँ बीमार है, मुझे कोशिश करनी ही होगी। बुजुर्ग ने उसे फिर समझाने की कोशिश की, मगर जूडी ने नजरें झुकाए हुए ही धीरे धीरे स्टेक की ओर कदम बढ़ाए। भीड़ की हलचल धीमी पड़ गई। सन्नाटा छा गया था। सबकी निगाहें अब सिर्फ उसी पर टिकी थी। जूडी ने कांपते हुए स्टेक के सामने खुद को खड़ा किया। उसने डर और हिचकिचाहट भरी नजरों से उस आदमी को देखा जो स्टेक के पीछे खड़ा था। भाई साहब, उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। मन ही मन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। सोचने लगी, शायद अगर मैं कोशिश करूं तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। कम से कम ये फूलों की टोकरी तो बेच ही सकूंगी। वाइसर ने बिना किसी भाव के ठंडी आवाज में बस एक शब्द कहा, खींचो। न गुस्सा न उत्सुकता, बस एक बेरुखा आदेश। जूडी ने गहरी सांस ली, दोनों हाथों से मजबूती से स्टेक को पकड़ा और पूरी ताकत से खींचा। और फिर स्टेक जमीन से ऐसे निकल आया जैसे वो कभी फंसा ही नहीं था। भीड़ से एक सामूहिक हाँफ निकल गई। आंखें फटी की फटी रह गई। ये कैसे हो गया? एक नन्ही दुबली पतली बच्ची ने जो काम इतने बड़े बड़े मर्द ना कर सके वो कर दिखाया। जूडी के हाथ में स्टेक था। वो सहमी सहमी सी वायसी की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर डर था, उलझन थी। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? वायसर ने हल्की सी हरकत की, ऐसे जैसे वो अपनी तलवार निकालने वाला। जूडी का दिल धक से रह गया। उसने घबरा कर अपनी आंखें भींच ली। आंसू पलकों पर ठिठक गए थे। दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर कुछ हो गया तो माँ का क्या होगा? लेकिन तलवार नहीं निकली। उसने धीरे से आंखें खोली। वाइसर अब एक घुटने के बल उसके सामने झुका था। उसके हाथ में एक भारी थैली थी। थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। वाइसर ने बेहद शांत स्वर में कहा, फिलहाल के लिए ये 100 मिलियन गोल्ड है। जूडी हक्की बक्की खड़ी रही। थैली उसके छोटे से हाथ में रख दी गई। वो बमुश्किल उसे संभाल पा रही थी। वाइसर ने आगे कहा, 10 अरब गोल्ड भारी पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर भिजवाऊंगा। इतना ही नहीं, उसने एक गार्ड भी नियुक्त कर दिया ताकि जूडी की कमाई की सुरक्षा हो सके। जूडी कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। ये सब उसके लिए किसी सपने जैसा था। फिर वाइसर ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और एक ठोस गूंजती हुई आवाज में कहा, यह कानून है और इसे हमेशा माना जाएगा। भीड़ सन्न थी। हर चेहरा अविश्वास में जड़ा हुआ था। यहाँ तक कि चिहुआवा तक की आंखें फटी रह गई थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वाइसर सच में अपने वादे पर खरा उतर गया था। लेकिन यहीं से एक नई कहानी शुरू हुई थी। वाइसर स्पेशल लॉ अब पूरे बास्करविल क्लैन के सेल्फ गवर्नेंस लॉ से भी ज्यादा मशहूर हो चुका था। लोगों को एक सीधा सा नियम छू गया था, कानून का पालन करोगे तो इनाम मिलेगा, उल्लंघन करोगे तो सजा। लोग दबी आवाजों में चर्चा कर रहे थे, ये नया डेप्यूटी बाकी सबसे कितना अलग है। वाइसर की एक बात सबके दिलों में घर कर गई थी, जो वादा किया उसे पूरा किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस नए कानून ने समाज में एक नई हवा भर दी थी। गुनाहों की दर में भारी गिरावट आने लगी थी। अराजकता जैसे खुद ब खुद सिमटने लगी थी। कुछ देर बाद डेप्यूटी ऑफिस में चिहुआवा एक बोर्ड पर कुछ लिख रहा था। वाइसर पास आया और पूछा, ये ईस्टर्न लैंग्वेज में लिखा है क्या? वाइसर ने उसकी लिखावट की तारीफ की और चिहुआवा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपका आज का प्रदर्शन सचमुच दिल को छू गया। 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, पहली बार ऐसा महसूस हुआ है। वाइसर एक गहरी सांस लेकर बोला, जब जनता कानून का सम्मान नहीं करती, उस पर भरोसा नहीं करती, तब गुस्से से हुकूमत करना हल नहीं होता। उसकी आवाज में थकान भी थी और एक अनुभव की चमक भी। वो आगे बोला, मैंने बहुत सोचा कि कैसे जनता का ध्यान खींचा जाए, उनके दिलों पर एक ऐसी छाप छोड़ी जाए जो कभी ना मिटे। और आज का नतीजा उसी सोच का नतीजा है। जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपती आवाज में बोला, वाइसर, आज से मेरी जान भी तेरे नाम है। जब तक सांस चलेगी मैं तेरे साथ रहूंगा। वीयूअर ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन चुआ के जज्बात थमने का नाम नहीं ले रहे थे।
वहीं दूसरी ओर वीसर का दिमाग कहीं और भटक रहा था। उसने हाल ही में करवाई गई परफॉर्मेंस के बारे में सोचना शुरू कर दिया और अनजाने में उसे कस मोर की याद आ गई। कस जो कई साल बाद अपनी सख्त नीति से अपराध दर को 1% तक गिरा देगी, लेकिन फिर भी जनता ने उसे कभी दिल से स्वीकार नहीं किया था कि उसका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में डर बैठ जाता था, प्यार नहीं। वाइसर ने नजरें झुकाई और टेबल पर फैले मैप को देखा। उसकी आंखें गहराई से नक्शे के चिन्हित इलाकों पर टिक गई। असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी, क्योंकि वो 10 अरब सोने का इनाम तो पहले ही उड़ चुका था और अब किसी भी हालत में वो पैसा वापस लाना था। उसने मैप पर कुछ जगहों को मार्क किया और गंभीर स्वर में बोला, ये वो जगह हैं जहां या तो अपराधी छिपे बैठे हैं या फिर जहां भविष्य में उनके ठिकाने बन सकते हैं। वाइसर का इरादा साफ था, इन अड्डों को कब्जे में लेना और उनके गंदे पैसे जब्त करना। च्वा ने हैरानी से मैप की तरफ देखा। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? वीसी ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी नाक की ओर इशारा किया। सूंघ कर पहचान लेता हूँ। असलियत तो ये थी कि अपनी पिछले जीवन की जानकारी के चलते वो इन इलाकों से वाकिफ था, जैसे कोई अपनी हथेली को जानता। च्वा अंदर ही अंदर दंग रह गया। सोचने लगा, आखिर इसने कितनी गहराई से सब कुछ पहले ही छानबीन कर रखी है। तभी दरवाजा जोर से खुला। एक स्टाफ मेंबर हड़बड़ाते हुए अंदर घुसा और बोला, डिप्टी काउंसिल वाइस विलेज हॉल की यूथ ऑटोनॉमी एसोसिएशन ने आपसे मिलने की दरख्वास्त की है। च्वा ने जैसे पहले से ही ये अनुमान लगा रखा हो, वो शांत लहजे में बोला, हम वक्त आ गया था उनके आने का। लेकिन वाइसर के चेहरे पर हल्की सी हंसी फूट पड़ी। अरे वाह, वो घमंडी कमीने अब मिलने आ रहे हैं। च्वा ने माहौल को जरा संभालते हुए समझाया, ये यूथ ऑटोनॉमी एसोसिएशन 7 बड़ी फैमिलीज की दूसरी और तीसरी पीढ़ी के बच्चों ने मिलकर बनाई है। मैन ब्लैंक, पोरोर, लोवी, चैनल, फेमो, हर्मीस और प्रार क्लैंस के नाजायज वारिस हैं ये। च्वा ने हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा, नाम तो है ऑटोनॉमी एसोसिएशन, लेकिन असल में तो ये सिर्फ एक गंदा सोशल क्लब है। शराब, पैसे और गंदे खेल इनकी असली पहचान है। फिर च्वा ने अंदाजा लगाया, शायद उन्हें वाइसर स्पेशल लॉ पर कुछ उघालना है। वाइसर ने एक धीमी मगर तीखी आवाज में कहा, तो गंदे कीड़े अपनी गंध छोड़ने लगे हैं। स्टाफ मेंबर और च्वा दोनों उसकी बात सुनकर चौंक गए। वाइसर की आंखों में हल्की सी वहशी चमक थी। वो मुस्कुराया और फुसफुसाते हुए बोला, शहर को खा रहे इन कीड़ों को कुचलने का वक्त आ गया है। इसी दौरान अंडरडॉग सिटी के सबसे आलीशान होटल के भीतर बर्निंग सस्पेंशन नामक एक हाई एंड क्लब में एक पार्टी जोरों पर थी। वीवीआईपी लाउंज, जो पूरे 6 घंटे के लिए 10 मिलियन सोने में बुक किया गया था, अब रंग बिरंगी रोशनियों में डूबा हुआ था। यहाँ यूथ ऑटोनॉमी एसोसिएशन के 7 सबसे अहम सदस्यों की बैठक चल रही थी। ये वो बच्चे थे जो बास्करविल टेरिटरी की 7 फैमिलीज की दूसरी और तीसरी पीढ़ी के गर्व से पले हुए थे। हॉल में हंसी ठहाकों की गूंज थी। लड़के एक पिरामिड जैसी शराब के ग्लासों की मीनार बना रहे थे। हर बार जब वो शराब उड़ेलते, वो कीमत बताने से नहीं चूकते। ये बॉटल 5 लाख गोल्ड की है। हा 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 हा, इससे सस्ती तो हमारे नौकरों की जान है। एक सुनहरे बालों वाला लड़का जो शायद सबसे ज्यादा घमंडी था, वेटरों की ओर घूमा और आदेश दिया, जो भी शराब गिर गई है उसे चाट लो। बेचारे वेटर्स जमीन से शराब छाटते हुए बोले, धन्यवाद यंग मास्टर, इतनी कीमती शराब छकने का मौका मिला। वो लड़का सोफे पर फैलते हुए बोला, पैसा कितना भी उड़ाओ फिर भी वापस आ ही जाता है। उसके साथी ने हंसते हुए कहा, सब बास्केविल की मेहरबानी है, उन्हें बस अपनी टेरिटरी बढ़ाने से मतलब है, इंसानों की मांग से नहीं। एक और साथी ने जोड़ दिया, इसीलिए तो हम आराम से बारबेरियन पकड़कर बेच सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। सबके चेहरे पर एक ही गंदा गर्व था, हम चाहे जो करें हमें कोई छू नहीं सकता। एक साथी ने हंसते हुए कहा, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि अब हमें इंपीरियल फैमिली का भी डर नहीं रहा। दूसरा साथी भी ठहाका लगाते हुए बोला, और ऊपर से बास्करविल्स हमारी रक्षा कर रहे हैं, और क्या चाहिए। अपने पर्सनल हंटिंग डॉग्स की तरह बस एक इशारा करो, दौड़े चले आते हैं। लेकिन सुनहरे बालों वाला लड़का इन बातों पर तिरस्कार से हंस पड़ा। उसकी आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। बास्करविल्स? हाँ, तलवार घुमाने वाले बेवकूफ हैं, बस इस्तेमाल करना हो तो कर लो, वरना तो खुद कुछ समझते भी नहीं। वो ममागो क्लैन की घटना याद दिलाता है, कैसे बास्करविल्स ने अपनी गलती मैसम मगिनो क्लैन पर थोप दी थी। एक ऐसा क्लैन जो वॉच के सबसे वफादार गुटों में से था, लेकिन बास्करविल्स ने उन्हें बर्बरता पूर्वक कुचल दिया, अपने ही हाथों से उनका संहार कर डाला। जैसे ही बातों का दौर आगे बढ़ा, एक और साथी ने नई गॉसिप फेंकी, अरे सुना है ना, एक नया उप कंसुल आया है, नाम है वाइसर, सुना है वैन डिसेंट है। सुनहरा बालों वाला लड़का तिरछी नजर से देखता है, वाइसर? कभी नाम भी नहीं सुना। हंसी दबाते हुए एक और चाल सोचता है, चलो फिर नए लड़के को थोड़ा सबक सिखाते हैं, बुलाओ उसे, सबसे बढ़िया शराब और औरतों के साथ पार्टी कराओ, और जब सब खत्म हो जाए बिल उसके मुंह पे फेंक दो। बाकी साथी हंसी रोक नहीं पाए, सब अपनी घटिया योजना पर मुहर लगा चुके थे। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला। एक वेटर कुछ लड़कियों के साथ अंदर आया। गर्ल्स हैव अराइव्ड सर। सभी की आंखों में चमक आ गई, चेहरों पर भूखी हंसी फैल गई थी। लेकिन तभी उनमें से एक साथी ने
भौहें चढ़ाते हुए इशारा किया। वो लड़का कौन है? वेटर भी चौंक गया। बोला, पता नहीं साहब, इतनी आत्मविश्वास से आया कि किसी ने रोका ही नहीं। सुनहरे बालों वाला लड़का झुंझलाकर वेटर को इशारे से बुलाता है। वेटर उस लड़के के पास जाकर उसके बालों को पकड़ता है और गुस्से से झपटता है। तू यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन फिर उस लड़के वायसर के आंखों में गुस्से की ऐसी चमक उठती है कि पूरा कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। सभी की सांसें थम जाती हैं। वेटर का चेहरा दर्द से विकृत हो जाता है। उसका हाथ असंभव कोण में मुड़ चुका था। चीख उसकी जुबान से पहले उसकी आंखों में उतरती है। भीतर बैठे लोगों में से एक दहशत में फुसफुसाता है, वो कौन है? वायसर कदम आगे बढ़ाता है। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजती है, वायसर वैन बास्केविल। सन्नाटा टूटता है। एक आदमी कांपती आवाज में दोहराता है, डिप्टी कंसुल। वायसर सीधा उनकी तरफ देखता है, चेहरा एकदम निश्चल। सुनहरे बालों वाला लड़का जो अब तक हावी था जबरदस्ती हंसी बनाता है। वाह भाई, कमाल कर दिया, पार्टी में आ ही गए तुम। लेकिन उसकी आंखों में डर की झलक अब साफ दिख रही थी। वो एक साथी से धीमे धीमे फुसफुसाता है, क्या करें, प्लान जारी रखें? साथी भी धीरे से हामी भरता है, हाँ देखते हैं कैसे संभालता है बिल भरने का काम। सुनहरे बालों वाला लड़का मुस्कुराता है, ठीक है रहने दो, पार्टी के बाद मजा आएगा असली। लेकिन वाइसर आगे बढ़ता है और अपनी हथेली टेबल पर रख देता है। बस बहुत हो गया, बकवास बंद करो। अगले ही पल धड़ाम, टेबल बीचों बीच फट जाती है। शराब के गिलास जमीन पर गिरते हैं, कांच बिखरता है और सारा कमरा सन्न हो जाता है। सुनहरे बालों वाला लड़का अवाक टेबल को घूरता है। उसके दिमाग में कौंधता है, क्या इसने सिर्फ छूने से, मोनोम मैनिपुलेशन से शैंपेन टॉवर उड़ाया? डर की लहर उसकी रगों में दौड़ जाती है। वो फुसफुसाता है, ये तो ग्रेजुएट है। उसका साथी भी कांपते हुए कहता है, हम तो समझे थे बस कोई 15 साल का बच्चा है। गुस्से में सुनहरे बालों वाला लड़का फट पड़ता है, तुम मिडिल क्लास एक्सपर्ट हो, कुछ करो। लेकिन साथी की आंखों में साफ था, वो जानता था कि अगर लड़ने गए तो हार निश्चित थी। उसी वक्त वाइसर एक आदमी के कंधे पर हाथ रखता है, सर्द आवाज में पूछता है, तो तुम लोग मुझे जबरदस्ती बिल भरवाने का सोच रहे थे? वो लड़का डर के मारे कांपता है और फौरन चिल्ला उठता है, नहीं नहीं, हम ही सबका बिल भरेंगे। पर अब सब जान चुके थे, बहुत देर हो चुकी थी। अचानक एक और साथी ने गुस्से से आवाज उठाई, आखिर इतनी हिम्मत किसने की ऐसा करने की? लेकिन इससे पहले कि माहौल और ज्यादा बिगड़ता, सुनहरे बालों वाला लड़का बीच में आया। उसने अपने हाथ उठाकर सबको शांत करने की कोशिश की और कहा, हमारा मकसद बस एक था, विकर की परीक्षा लेना। अंडरडॉग सिटी अब भ्रष्ट हो चुका है और हमें यकीन करना था कि विकर उनके लालच में नहीं फंसेगा। उसके साथी ने भी हामी भरी, विकर में वो सब कुछ है जो एक लीडर में होना चाहिए। अगर वो हमारा नेतृत्व करे तो हम उसकी बिना किसी सवाल के फॉलो करेंगे। लेकिन अगले ही पल विकर ने अचानक पास बैठे एक आदमी पर हमला कर दिया। उसकी हथेली एक पंजे जैसी बन गई थी जो सीधे उस आदमी के पेट को कसकर जकड़ चुकी थी। विकर ने बेहद ठंडी कठोर आवाज में कहा, एक मालिक अपने कुत्ते की परीक्षा ले सकता है, लेकिन कुत्ता कभी भी मालिक की परीक्षा नहीं लेता, चाहे हालात कैसे भी हो। उसकी आंखों में झलकता वो सन्नाटा, वो चेतावनी कमरे के हर कोने में गूंज उठी। विकर ने धीरे से बाकी साथियों की ओर देखा और फिर सवाल किया, क्या तुम लोग भी इसलिए शांत बैठे हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसा और ताकत है? उसके शब्दों में एक खतरनाक सर्दी थी, तुमने अब तक असली डर देखा ही नहीं। विकर ने अपने पंजों में जकड़े उस आदमी को जमीन पर पटक दिया और फिर उसके चेहरे पर पैर रखकर उसे कुचलते हुए पूरी सभा को घूरा। जानते हो मैंने ये क्यों किया? कमरे में एक अजीब सी सिहरन फैल गई। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी जवाब देने की। विकर के चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान फैलती गई। सुनहरे बालों वाले लड़के ने डरते हुए हकलाते हुए जवाब दिया, हाँ हम समझते हैं क्यों किया। लेकिन विकर ने जिस आदमी के चेहरे पर पैर रखा था उसी के सिर पर जोरदार लात मारी और बेहद कड़क आवाज में बोला, अगर वाकई समझते तो ये भी जानते कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। पूरा समूह अब गुस्से और डर के बीच कांप रहा था। सुनहरे बालों वाले ने चीख कर कहा, कमीने, तुझे लगता है तू बच जाएगा? और तभी विकर बिजली की तरह आंखों के सामने आ गया। उसने दूसरा साथी जो बोल रहा था उसके सामने खड़े होकर कहा, तुम सबने अपहरण किया है, इंसानों की तस्करी की है और बास्करविल का अपमान किया है। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। विकर ने बिना रुके उस आदमी को एक जोरदार घूंसा मारा और फिर दांत भींचते हुए कहा, जानवरों को सबक तभी सिखाया जाता है जब वो खुद समझने लायक नहीं रहते। विकर के चेहरे पर अब एक विकृत खतरनाक मुस्कान थी। उसकी आंखों में चमक रहा था एक वादा, अब मैं इन नाफरमानी करने वालों को असली सबक सिखाऊंगा। दृश्य बदलता है, एक अंधेरी सीलन भरी जेल की कोठरी। वहां दो आदमी खड़े थे, डिप्टी कंसल फियर बिल्कुल निश्चल गंभीर चेहरा ली और जनरल सेक्रेटरी चाह उस आंखों में चिंता और डर की मिलीजुली परछाई थी। उनके सामने वो सुनहरे बालों वाला आदमी जिसका चेहरा चोटों से सूजकर विकृत हो चुका था, पागलों की तरह चीख रहा था। वो गाली देते हुए चिल्ला रहा था, तुम सब बर्बाद हो जाओगे, मेरे बाप को पता चलेगा तो वो सबका सर्वनाश कर देगा। वो धमकियां देता जा रहा था, तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बाहर निकलते ही सबसे पहला काम तुम्हें खत्म करना होगा। चाह का चेहरा बुरी तरह परेशान हो चुका था। वो घबराए हुए विकर की तरफ मुड़ा, ये तुमने इसे इतना बुरी तरह क्यों पीटा? क्या ये जरूरत से ज्यादा नहीं हो गया? विकर ने बस हल्के से मुस्कुराते हुए पलट कर पूछा, तुम्हें लगता है मैंने ज्यादा कर दिया? चाह ने बिना एक पल गंवाए गहरी आवाज में कहा, हाँ, इंसान को इस तरह पीटना जैसे कोई मांस का
थैला हो। लेकिन विकर ने उसकी चिंता को जैसे सुना ही नहीं। वो बेहद शांत मगर बेहद ठंडी मुस्कान के साथ धीरे धीरे उस घायल आदमी की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में एक ऐसी बेचैन करने वाली ठंडक थी जैसे मौत खुद धीरे धीरे अपनी तरफ खींच रही हो।